अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ आप किसी काम की बात से कर रही हैं या मैं कोई काम की बात मैं कर दूं या कोई काम की पोइट्री सुना दूं या कुछ? अब पोइट्री का आपने जिक्र कर दिया है तो पोइट्री अगर आप असल में मैं करना चाह रहा था तो मैंने फिर भी इसका मैंने तरीका ये अपनाया कि पहले मैंने सोचा कि अगर आप करना चाह रही हैं तो फिर कर दें वरना मैं कर दूं। सही है वैसे आप घबराते क्यों हैं? डर लगता है ना भाई, इसीलिए मैं पूरी वो चौरंगी घूम कर आया। डायरेक्ट वो सिराते मुस्तकीम पर मैं आ जाता ना तो सही रहता, लेकिन ये कि मैंने सोचा कि नहीं, इरशाद हाँ, लेकिन वो फिर भी एक डर रहता है ना कि भाई आपको नागवारे खातिर ना गुजरे और फिर आप जो है वो कहीं शिकायत कर दें, फिर तबीयत पे गिरा ना गुजरे। बिल्कुल, फिर नहीं इरशाद तो इसीलिए वो चूंकि जो है वो वैसे भी अक्सर औकात आप मुझे जो है वो आप एक अपने आप का एक आपका हायर स्टेटस है। किस जगह से कैसे हायर स्टेटस? मतलब क्या मेरी कोई फ्रांस स्विस बैंक अकाउंटों में मेरी कोई है? इस मुल्क में तो वही हायर स्टेटस है। बैंकों से कुछ नहीं होता। स्विस बैंक में कुछ हो या इधर उधर के ममालिक में BVI जो वर्जिन आइलैंड्स हैं या पनामा शनामा, जिसका उस तरफ कुछ हो तो वो हायर स्टेटस है। हम तो ये बस यूं ही जी रहे हैं नाजरीन, यूं ही नहीं जी रहे। खैर, मैं जो पोइट्री सुनाना चाह रहा था असल में मैं उसका मुद्दा बयान कर रहा था। अच्छा। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, दूसरों को सुपीरियर समझते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होते हैं और वो लोग फिर तन्हा होते जाते हैं। कुछ इस हवाले से शायरी मुझे मिली तो मैंने सोचा कि ज़रा आपकी नज़र की जाए। किसी से ऊंचा बोलोगे, किसी से ऊंचा बोलोगे, किसी को नीचा समझोगे, किसी के हक को मारोगे, भरम नाहक दिखाओगे तो लोगों को गवाओगे, अकेले होते जाओगे। बिल्कुल, इसलिए अकेले हो जाते हैं। बिल्कुल यार ये तो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। बिल्कुल सही, क्या बात ये है अकेले होने का मामला। जरा सी देर को सोचो, ज़बां को रोक कर देखो, तसल्ली से सुनो सबकी, तसल्ली से कहो अपनी। क्या बात जो यूं ही तैश खाओगे अकेले होते जाओगे। ये जो हमारे अंदर एक गुस्सा आ जाता है ना अचानक से किसी भी बात पर, जो यूं ही तैश खाओगे अकेले होते जाओगे। खिरदमंदों का कहना है ये दुनिया एक खिलौना है, बेसात बेसबाती है, तमन्नाओं की घाटी है, जो ख्वाहिश को बढ़ाओगे अकेले होते जाओगे। वो ख्वाहिशें भी हमें अपनी लामहदूद ख्वाहिशात बनाती है ना। बिल्कुल, हमें वो ख्वाहिशें, वी आर ड्रिवन बाय द ख्वाहिशात। बिल्कुल, उन्हीं के लिए हम काम कर रहे होते हैं, उन्हीं ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, और हम अकेले होते जाते हैं ख्वाहिशों को पूरा करने की दौड़ में, दौलत कमाने की दौड़ में। सब दोस्त रिश्ते नाते सब पीछे रहते जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये जितने रिश्ते नाते हैं असासा ही बनाते हैं, मोहब्बत आजमाते हैं, मोहब्बत बांट जाते हैं, जो उनसे दूर होते जाओगे अकेले होते जाओगे, अकेले होते जाओगे। क्या बात है। तो बस ये कुछ एक छोटे से कुछ अल्फाज थे, चंद अल्फाज। अपने आप को अकेलेपन से बचाइए, लोगों में मोहब्बतें बांटें, लोगों से दूर मत हों, लोगों को हक़ीक़त मत जाने, और ख्वाहिशें जो हैं हमारी लामहदूद ख्वाहिशें, उनको भी ज़रा लगाम डालें, उनको लगाम डालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी आज की जो है वो काम की बात थी। और आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं। हमें भी तो लगाम अपनी ज़रूरी है कि बस ठीक है अब खामोश। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने आपकी मुलाकात करानी है एक अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी साइंसदान से। ये बड़ा ज़बरदस्त काम करना है। उनको सुनेंगे तो बस आपको रश्क आएगा, माशाल्लाह कहिएगा ज़रूर, लेकिन आपको रश्क आएगा कि क्या जहन अल्लाह ताला ने नवाजा है पाकिस्तान में। और थोड़ी सी मेहनत अगर हमने अपने टैलेंट को, अपने लोगों को तराशने में, खराशने में की होती तो पाकिस्तान आज कहाँ से कहाँ होता। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने कुछ स्मॉग पर बात करनी है, फिर एक ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवानी है, स्विस एम्बेसडर, और सैर भी करवानी है। उनका नाम नाज़रीन में बताइए। बेनेडिक्ट डी सेर्जन। बेनेडिक्ट डी सेर्जन। बिल्कुल मुश्किल नाम है, लेकिन दिस इज हाउ दे प्रोनाउंस इट इन स्विस लैंग्वेज। बेनेडिक्ट डी सेर्जन। बिल्कुल जी। अच्छा, उनके साथ हमने म्यूजियम भी जाना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और फिर उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे लोगों को एम्पावर करती है, इस हवाले से भी बात होगी। ये सारा हमारा आज का प्रोग्राम है। कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आपके सामने हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बड़ी ही ख़ास पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवानी है। डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और गुज़िश्ता 2 सालों से इनको एक खिताब मिल रहा है, ये अवार्ड मिल रहा है। और ये अवार्ड क्या है? ये अवार्ड है मोस्ट हाईली साइटेड रिसर्चर, यानी कि दुनिया में जितनी भी तहकीकात होती हैं कंप्यूटर साइंस के हवाले से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्चेस जो होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत की तहकीकात का हवाला दिया जाता है कि उस तहकीक से हमने ये सीखा और उसके बाद आगे हमने अपनी तहकीक को इस तरह इस रास्ते पर लेकर गए, उस हवाले से इनका नाम जाना जाता है। डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन, सबसे ज़्यादा रिसर्च साइटेशंस दुनिया में इनकी हैं। पिछले साल इनको जो अवार्ड मिला था वो कंप्यूटर साइंसेस की रिसर्च के हवाले से मिला था और इस साल जो उनको ये खिताब मिला है ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के हवाले से मिला है। डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी रिसर्च में ऐसा क्या होता है कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हवाला देने वाली रिसर्च बना दिया उसको लोगों ने? जी, अगर आपकी रिसर्च डायरेक्ट सोसाइटी पे इम्पैक्ट करती है और जिस सोसाइटी को आप एड्रेस कर रहे हैं उसके इश्यूज को हल करती है, तो वो डेफिनेटली उसको काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिलती है। मैं मिसाल देके आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक शोबे में काम कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी, और मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल ग्रिड की सिक्योरिटी को। अभी हमारे पास पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, बिजली का निज़ाम है, ये इतना ज़्यादा कंप्यूटराइज नहीं है। मगर अगर आप यूरोप में चले जाएँ, अमेरिका के अंदर चले जाएँ, तो वहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिकल ग्रिड स्मार्ट ग्रिड बन चुकी है। स्मार्ट ग्रिड मीन्स कि उसके अंदर सेंसर्स इंटीग्रेट हो गए हैं और उसको कंप्यूटर की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं दूर बैठे। तो अब अगर वो ग्रिड, जब आप ग्रिड को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं या जो भी उसके ऑपरेशंस करते हैं, अगर उस पर कोई साइबर अटैक हो जाता है तो आपकी पूरी ग्रिड डाउन हो जाती है। जब आपकी पूरी ग्रिड डाउन होगी तो वो कास्केडिंग फेलियर, कास्केडिंग जिसे इफेक्ट कहते हैं, वो प्रोड्यूस होगा और पूरी सिटीज़, पूरी स्टेट्स आपकी डाउन हो जाएंगी। अब उससे क्या इफेक्ट होगा? उससे आपके हॉस्पिटल्स की बिजली ख़त्म हो जाएगी, ऑपरेशंस रुक जाएंगे, उससे आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बैठ जाएगा। और अभी हम जिस कम्युनिकेशन नेटवर्क पे, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया पे बात कर रहे हैं, वो भी ऑपरेट नहीं कर सकेगा अगर आपके पास बैकअप भी ना हो तो। अब ये कैसे इस इलेक्ट्रिकल ग्रिड को, स्मार्ट ग्रिड को साइबर अटैक से बचाया जाए, तो ये एक मेरा टॉपिक है। इसी तरीके से एक दूसरा टॉपिक है, वो ये है कि हमारे पास स्टमक कैंसर होता है, गैस्ट्रिक कैंसर। अब एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत एक कैमरा आपके मुंह के जरिए से पेट के अंदर डाला जाता है और फिर उसको कैंसर, उसकी मूवी बनाई जाती है और फिर उसके फ्रेम्स को जो एंडोस्कोपिस्ट होता है वो एनालाइज करता है विजुअली। तो ये तकरीबन 4-5 घंटे का प्रोसीजर होता है, मैनुअल प्रोसीजर। इसको ऑटोमेट किया गया है। अगर इसमें जो एंडोस्कोपिस्ट है वो एक्यूरेटली इसको डिटेक्ट ना करे तो कैंसर आपका प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो इसकी एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर, तो इस डायरेक्शन में मेरा एक काम है। और इसके अलावा भी मेरे दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क हो गया। तो ये बेसिकली डायरेक्टली ये रिसर्च जो है वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर रही है और इट मैटर्स फॉर द लाइफ ऑफ द पीपल। तो दैट्स वाई इस वजह से इस रिसर्च को इतना ज़्यादा हवाला दिया जाता है। और इसका मतलब ये है कि ये हवाला वो लोग दे रहे होते हैं कि जो कि दुनिया में इसी डोमेन में मजीद रिसर्चेस कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली यानी इस हवाले से मुराद ये नहीं है कि गूगल स्कॉलर पे कोई हवाला आ जाए या कोई फेसबुक ग्रुप पे, बल्कि जो साइंटिस्ट इस रिसर्च से आगे रिसर्च को एक्सटेंड करेंगे, साइंटिफिक आर्टिकल्स के अंदर ही वो इसको साइट करेंगे, तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगा। सही है, वो जर्नल प्रोड्यूस हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, ये बता सकते हैं किसी तरह ये सिस्टम के थ्रू पता चल सकता है कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी उसकी साइटेशंस हो चुकी हैं अभी तक? हाँ, और जैसे ये अवार्ड आपको मिला तो उसके लिए उन्होंने किस तरीके से जज किया होगा और ये अवार्ड देने वाली जो अथॉरिटी थी वो कौन? जी बिल्कुल। बेसिकली ये क्लैरिवेट एक इदारा है जो कि रेगुलेट करता है, रेगुलेट इन अ सेंस कि पूरी दुनिया में जितनी भी साइंस हो रही है, जितनी भी रिसर्च हो रही है, उसको ये रेगुलेट करता है। और रेगुलेट मैं इस बात से कह रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी जर्नल्स हैं, जो भी रिसर्च छपती है वो जर्नल्स के अंदर छपती है। मिसाल के तौर पे कोविड-19 की वैक्सीन हो गई या नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में हो गया, तो अगर आप इनके पीछे जो इन्वेंशंस या इनकी जो आर्टिकल्स देखेंगे वो जर्नल में छपते हैं। और जर्नल को जो इंडेक्स करते हैं, जर्नल को जो रेगुलेट करते हैं, वो क्लैरिवेट करती है और जो इम्पैक्ट फैक्टर भी इशू करती है।
जैसे पाकिस्तान में PTA है, पैमरा है, तो अगर वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि उनका कितना रोल है, कितना इन्फ्लुएंस है। इसी तरह से साइंस के अंदर क्लैरिवेट का रोल है। अब क्लैरिवेट ये करता है कि हर साल पिछले 10 सालों की विंडो पे जितने रिसर्चर्स हैं और जितने साइंटिस्ट हैं जितने भी डोमेन के अंदर, उनको गैदर करता है। ठीक है, इस साल वो तकरीबन 8 मिलियन 80 लाख साइंसदान और रिसर्चर्स थे जिन्होंने पिछले 10 साल में किसी भी रिसर्च में, किसी भी मजमून में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, उसमें काम किया। अब उनकी 10 साल की रिसर्च को वो गैदर करने के बाद उन्होंने जितने रिसर्च पेपर्स छापे हैं उनको गैदर करने के बाद उसमें टॉप 1% वो निकालते हैं, और फिर टॉप 1% हर फील्ड के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हर फील्ड का अपना एक मयार होता है जी। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी वालों को आप कंप्यूटर साइंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसी तरह से फिजिक्स वालों को केमिस्ट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो हर कैटेगरी वाइज वो टॉप 1% रिसर्च आर्टिकल्स निकालते हैं और फिर उन रिसर्चर्स को इस अवार्ड से नवाजते हैं। और सिर्फ एक रिसर्च नहीं होनी चाहिए, आपका डिकेड पर मुबनी, यानी कई 10 साल पे मबनी आपका पूरा कैरियर होना चाहिए, और कई रिसर्च आर्टिकल्स होने चाहिए, वेल एस्टेब्लिश इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आपका प्रोफाइल होना चाहिए, फिर आपको ये अवार्ड दिया जाता है। और अगर इस अवार्ड के अंदर कोई अनएथिकल यानी अगर आप कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं रिसर्च के अंदर, तो फिर ये अवार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। सही। अच्छा, ये बताइए आपकी अपनी जो तालीम है वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ आपने तालीम हासिल की, और फिर जो आप डॉक्टरेट तक पहुँचे, वो थोड़ा सा जर्नी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरा से हासिल की, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद 1 साल कराची में जॉब की असिस्टेंट नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे। तो उसके बाद फिर हायर एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे MS लीडिंग टू PhD की स्कॉलरशिप मिली, और उसके सिलसिले में मैं फ़्रांस चला गया। फ्रांस में मैंने मास्टर्स नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया, और PhD मैंने कंप्यूटर साइंस लेबॉर्ट्री यूनिवर्सिटी पियर एंड मैरी क्यूरी फ्रांस से की, जो कि फ्रांस की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। जी बिल्कुल। और उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक स्टार्ट किया, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन का ये इसरार था कि मुझे वापस आना है, क्योंकि मैंने बॉन्ड साइन किया है कि मैं पाकिस्तान को सर्व करूंगा। तो फिर मैं वापस आ गया, हालांकि उस वक्त मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि वहीं पे फ्रांस में सेटल हो जाऊं। तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में मैंने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी वाह कैंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे 5 साल सर्व किया, और उसके बाद फिर मैं आयरलैंड आ गया। आयरलैंड में मैंने अगेन पोस्ट डॉक किया, और फिर मैंने यहाँ पे मंस्टर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस को ज्वाइन की। अच्छा, तो अब वहाँ पर आप तदरीस से वाबस्ता हैं, रिसर्च से वाबस्ता हैं आयरलैंड में? जी, दोनों चीज़ों से वाबस्ता हूँ, तदरीस और तहकीक दोनों से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि थोड़ा सा आपका तो इतना लंबा एक तवील मुद्दत पर बेस्ड एक करियर है, वेल एस्टैब्लिश्ड आपका एक अब नाम है, अवार्ड आपको मिल चुके हैं, रिसर्च के शोबे में बाहर भी आपने काम किया है और पाकिस्तान में भी आपने काम किया है, दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं? उन ममालिक में अब होती ही रिसर्च है, हर डिग्री की कंप्लीशन के लिए ये मैंडेटरी है कि आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आएगा। पाकिस्तान में भी हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन पेस भी बड़ी स्लो है और बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी भी उस फील्ड में हमें नहीं मिलती देखने में। हमारी बहुत सारी रिपोर्टें जो हैं वो इधर मार्केट्स में, मरकज़ों में लोग लिख देते हैं और वो जाके आप आगे छपवा देते हैं। तो इसमें हम क्या लैग कर रहे हैं और वो कहाँ तक पहुँच गए और हमें क्यों उस तरफ जाना चाहिए? देखिए, तरक्की तो साइंस पे चलने पे ही है। अगर हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ कम्पीट करना चाहते हैं तो हमें फिर साइंस पे मुतवज्जो होना पड़ेगा और साइंसी जहन बनाना पड़ेगा, और ये तख्लीकी जहन, साइंसी जहन शुरू से ही बनता है। अब पाकिस्तान की सूरत हाल में आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस के शोबे के अंदर एक भी हाईली साइटेड रिसर्चर नहीं है, और इसके बिलमुकाबिल जो आयरलैंड है, आयरलैंड में सिर्फ एक हाईली साइटेड रिसर्चर है कंप्यूटर साइंस। तो आयरलैंड भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है अगर कंपेयर किया जाए इसके साथ हवाले से। मगर अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देखें या आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को देखें तो इन एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कई दसियों हाईली साइटेड रिसर्चर हैं इस शोबे के। तो इसी वास्ते ये लोग अपनी यानी साइंस के शोबे में महराज के ऊपर हैं। अब रहा ये सवाल कि पाकिस्तान में किस तरीके से ये कल्चर प्रमोट हो सकता है, तो देखें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है गवर्नमेंट का काम होता है इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, और जो फैकल्टी है, जो रिसर्चर्स हैं वो काम कर रहे हैं,
एक उनकी भी जिम्मेदारी है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सर्व किया है और मुझे पब्लिक सेक्टर में सर्व किया है, गवर्नमेंट में सर्व किया है, तो मुझे अच्छी तरह से इदराक है कि क्या क्या मसाइल होते हैं। तो उन मसाइल को मैं एक तरफ रखता हूँ और हुकूमत से कोई गिला नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अगर मैं अपना पार्ट प्ले कर लूँ तो फिर मैं फर्दर किसी पे ब्लेम कर सकता हूँ। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम में से हर बंदा, चाहे वो कहीं पे भी हो, अपना पार्ट प्ले करे। हम अपने काम पे फोकस करें, किसी दूसरे के काम में मदाखलत ना करें। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो हर शख्स अपना जो है अपने हिस्से की शम्मा हर एक जला ले, लेकिन अगर सिस्टम इनेबल करता है लोगों को तो बहुत सारे लोग हाई परफॉर्मर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जैसे MIT की बात करते हैं, तो अब आप MIT जाते हैं तो वो माहौल ही, एक कल्चर ही बना हुआ होता है उस जगह का, उस यूनिवर्सिटी का पढ़ने का। अब मैं अगर कराची यूनिवर्सिटी में हूँ तो वहाँ हड़तालों का कल्चर बना हुआ है, रेंजर्स का कल्चर बना हुआ है, वहाँ पर स्टूडेंट यूनियंस का कल्चर बना हुआ है, तो वो मुझे हेल्प नहीं करता। अगर वहाँ मैं MIT में मौजूद हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर जाऊँगा। सिस्टम ऐसा तो सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए वो कौन से 2 या 3 इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान अगर जिनकी तरफ तवज्जो दे तो बेहतरी आ सकती है? जी, सिस्टम पे तो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं तो एक्चुअली वो सिस्टम इनहेरिट हो चुका होता है, वो जिबलत यानी वो सेकंड नेचर बन चुका होता है लोगों की। तो 1-2 साल में तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, इसके लिए तो डिकेड्स चाहिए ताकि लोग जो इटसेल्फ जो है ना, उनका बिहेवियर चेंज हो, साइंटिफिक बिहेवियर बने। बिल्कुल। अब फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जब तक हमारा सिस्टम चेंज नहीं होता, हम उसको कोशिश करते रहेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। कम से कम हम खुद अपने आप पे तो एफर्ट करें, खुद तो जितने हम कर सकते हैं, जितने सपोर्ट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, उस पे वर्कआउट करें। तो ये मेरा ओपिनियन होगा इस बारे में। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, मुबशिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे थे। और ऐसे ही नौजवानों की कमी नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ वो सिस्टम प्रोवाइड कर देना है कि जिससे ये लोग शाइन करेंगे। बिल्कुल। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, अब कुछ बात करते हैं पंजाब की, और वहाँ पर जो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है इस वक्त वो है लोगों के सांस लेने में दुश्वारी, और उसकी वजह बन रही है स्मॉग। और स्मॉग में बस हम ये देखते हैं कि कभी हमारा शहर लाहौर अव्वल नंबर पे आता है, कभी हिंदुस्तान का शहर दिल्ली या कोलकाता जो है वो ये टॉप जो ऐसे ये आपस में ही जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इनके लिए करना क्या है? जब जरताज गुल आई थी और पिछले साल जब हमने उनसे स्मॉग पर बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बड़े इफेक्टिव मेजर्स जो हैं वो प्लान हो रहे हैं और स्मॉग का जो है खात्मा कर लिया जाएगा या आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू पा लिया जाएगा। अब ये स्मॉग के मनाजिर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, खांसी लग जाती है उनको, मास्क लगा रहे हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। इसके लिए हुकूमत वहाँ पर कर क्या रही है, इस पर हमने करनी है मेन बात। और हमारे साथ मौजूद है जी मुसरत चीमा साहिबा, जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुझे ये लग रहा है कि ये स्मॉग जो है ना वो भी एक माफिया बन गया है। जैसे हुकूमत माफियाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है मगर कभी कंट्रोल कर पाती है, कभी नहीं कर पाती, ये भी माफिया बन गया है। ये बड़ा सैड और बैड है कि देखें स्पेशली लाहौर में वाकई बहुत ज़्यादा बच्चों को और स्पेशली जो ओल्ड एज के हमारे बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, सांस की तकलीफ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ रीजंस हैं और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए वो आई वांट टू शेयर विद यू और आपके बिहाफ पे हम जितने भी हमारे नाजरीन हैं सुनने वाले। सबसे पहले ये कि ये पाकिस्तान में फसलों को आग लगाने के ऊपर पाबंदी है और FIR भी होती है, 50,000 जुर्माना भी इसके ऊपर हमने रखा हुआ है। इनफैक्ट जब पंजाब या दिल्ली और जो हमारे साथ बॉर्डर हम शेयर करते हैं, जिस पंजाब का, मैं भारतीय पंजाब की बात कर रही हूँ, वहां पे जब किसान फसलों को आग लगाते हैं और जब हवाओं का रुख इस तरफ हो तो फिर वो इसको कंट्रोल करना एक नामुमकिन सी बात हो जाती है। यही वजह है कि इस दफा हमें बहुत ज्यादा मसाइल का लाहौर को सामना करना पड़ा। फिर उसके साथ चूंकि आपको पता है कि गाड़ियों की बढ़ती तादाद, विदाउट प्लानिंग शहरों का बढ़ जाना, तो ये सारे जो हरकत हैं वो भी इसकी रीजन है।
लेकिन अब जब हम बात करें इस वक्त, तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करूंगी, इसलिए नहीं कि मैं उनकी नुमाइंदा हूँ, इनफैक्ट बड़े सीरियस मेजर्स हमने लिए हैं, पहले भी हमने लिए थे। एक तो ये कि एक स्पेशल किस्म की स्क्वाड तैयार की गई है जो बेसिकली रात के अंधेरे में, कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो अर्बन एरिया में मौजूद हैं, तो वो कुछ ऐसे फ्यूल्स और ऐसे जैसे टायरों से वो टायरों को आग लगा के वो ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फिर बहुत इंटेंस किस्म का जब धुआं आता है तो वो रात के अंधेरे में करते हैं, ताकि अंधेरे में वो धुआं प्रोमिनेंट नहीं होता, मिक्स हो जाता है। उसके लिए हमने एक स्पेशल स्क्वाड तैयार की है जो ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे ये फायर का जो ये वाला तरीका है उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको सील भी किया जाता है और उनके ऊपर FIR भी की जाती है। फिर भट्टे तो आपको पता है कि हम अर्बन एरिया से बहुत दूर ले गए और फिर हमने उनके ऊपर वो दूसरे जो धुएं वाले हैं उनके ऊपर तो वैसे ही पाबंदी लगा के ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी को ले आए हैं। अब उसका एक अगला मेयर जो सबसे अच्छा पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है कि 27 नवंबर से 15 जनवरी तक हमने सैटरडे, संडे एंड मंडे तमाम निजी प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स वो बंद होंगे। 3 दिन जब ऑफ होगा तो गाड़ियां जब कम चलेंगी तो उससे भी खासा फर्क पड़ेगा। प्लस जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं उनके ऊपर भी हमने 2000 जुर्माना आयद कर दिया हुआ है। तो ये काफी सारे सीरीज ऑफ एक्शंस हैं जिनको लेने के बाद फिर शिफा एंड अवैस, मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव आज से 8 साल पहले लिया जब हमारी KPKM गवर्नमेंट बनी, अगर हमने वो ना लिया होता तो आज आप सोचिए, और जब 3 साल से हम ये जो ड्राइव करें तो सोचें कि हर शहर हमारा गॉड फॉरबिड पोल्यूटेड होता, हर शहर में सांस लेना मुश्किल होता। तो ये अभी तो इन 8 सालों की जो एफर्ट वो साथ हमारे हैं, क्योंकि जो पौधे छोटे थे वो 3 सालों में पंजाब में भी और लाहौर में भी हमने मियावाकी तर्ज का जो जापानीज टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हमने अर्बन एरिया के अंदर जो जंगल लगाए हैं उसका भी ज़ाहिर इम्पैक्ट अब आ रहा है। फिर जो हमने पूरा अगस्त एक जो ड्राइव शुरू की थी प्लांटेशन की, और फिर सोसाइटी सेंसिटाइज है, उसके बावजूद ये हालात है। लेकिन जो मैं आने वाले टाइम में देख रही हूँ एट अ सीरियस नोट कि इंशाल्लाह जो हम रावी रिवर अर्बन फ्रंट के तौर पर एक जो सिटी बना रहे हैं लाहौर के साथ, एक इस तरह हम हर शहर की जो प्लानिंग है और डेवलपमेंट है उसको हम उसमें जो माहौल की आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए उसकी प्लानिंग की जाएगी और मजीद उसको उसकी डेवलपमेंट की जाएगी और शहरों को और सबसे ज्यादा जो प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया हुआ है देहाती इकोनॉमी को ऊपर करने का, किसानों को रिलीफ देने का, ताकि हम अगर मेन सहूलतें, बेसिक सहूलतें हम गाँव की इकोनॉमी को इम्प्रूव करेंगे तो लोग बढ़ बढ़ के रोजगार अगर उनको मिलेगा तो के शहरों की तरफ नहीं आएंगे, अदरवाइज तो हमारा कोई शहर भी रहने के काबिल नहीं रहेगा इंशाल्लाह। मुसरत साहबा, ये मुझे बताइएगा जो मेजर्स आपने बताया मेजर्स हैं, लेकिन ये कि जैसे आपने कहा कि जी हफ्ते इतवार को भी स्कूल बंद रहेंगे, हफ्ते इतवार को तो स्कूल वैसे ही बंद होते हैं, तो ये कितना इफेक्टिव होगा? अवैस, मैंने अर्ज की कि सैटरडे एंड संडे बंद होता है, तो मंडे उसमें जब इंक्लूड करेंगे तो जब 3 डेज इन अ वीक जब वर्कलोड कम होगा धुएं का, गाड़ियों का, तो उसमें माहौल में खासा फर्क रहेगा। तो ये इस तरह से 2 छुट्टियां पहले थी, तीसरी छुट्टी उसमें ऐड करने से काफी फर्क पड़ेगा। फिर हाफ ऑफ स्टाफ के साथ हमने कहा है गवर्नमेंट ने कि जैसे कोविड के दिनों में हम आधी स्ट्रेंथ के साथ काम करते थे, तो अब कोविड ने एक उसका सिर्फ मुझे बेनिफिट जो समझ आती है कि वो ये कि हमें अब वर्क एट होम की एक ऐसी एक आदत या इसको कह दें कि जरूरत के पेशे नजर स्मार्ट वर्किंग, और उसमें उसी को हमने पेशे नजर रखा है कि घर से जो लोग रह के काम कर सकते हैं वो करें, ताकि बाहर ट्रैफिक कम निकलेगी। जब गाड़ियों का धुआं कम हवा में शामिल होगा तो उसका खासा फर्क पड़ता है। अच्छा, एक खबर कुछ दिनों पहले ये भी आई थी कि लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से कोई गलत डेटा है जो कुछ प्रोवाइड किया जा रहा था, और जिसके ऊपर जो है वो बड़ा पंजाब हुकूमत ने जो है वो फिर इस पर बात की थी कि भाई ये नहीं होना चाहिए और गलत डेटा पर एतबार ना किया जाए। ये क्या सिलसिला था? जी बिल्कुल, आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सोशल मीडिया है उससे कुछ बेनिफिट्स भी हैं एंड विद ड्यू अपॉलॉजी कुछ मेन सोशल मीडिया भी कुछ मुसरत साहिबा दिल पर हाथ रख के जरा, हमारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया के भी कुछ नुकसानात भी आ जाते हैं सामने। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, मैं उसी तरफ आ रही थी कि विद ड्यू अपॉलॉजी आपके मीडिया की बात करते हुए, नॉट आपके चैनल बट जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इवन अनफॉर्चुनेटली प्रिंट मीडिया भी,
कि बगैर तहकीक के, बगैर तस्दीक के, वो कहते हैं ना, एक मुहावरा आपने सुना होगा, कुत्ता कान लेगा तो सब दौड़ पड़ते हैं, बगैर तस्दीक किए हुए। तो ये तो एक अलमिया बन चुका हुआ है कि किसी ने फिगर्स शेयर किए, ये जो आजकल हमारे स्कॉलर्स एंड अरस्तु बने हुए हैं, जो फेक फैक्ट्रीज चल रही हैं, उसका बड़ा लोगों में तशवीश और एक अजीबो किस्म का भाम पैदा करना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये बिल्कुल हो रहा था, जिसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने ना सिर्फ एक्शन लिया, लेकिन इस वक्त जो है काफी कंट्रोल्ड सिचुएशन इन अ वे कि गलत किस्म की जो, मसलन मैं आपको अर्ज करूं कि लाहौर पूरा, ये मैं बड़े वसूख के साथ कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पूरे लाहौर का ही एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं है। वो एरिया जहां से हवाओं का रुख, और इंडिया पे जब फसलें जलाई जा रही थी तो कुछ एरिया से जहां पे इनफैक्ट बहुत हाई रेट था, लेकिन कुछ जगहों में माशाल्लाह बहुत बाकी शहरों की निस्बत भी अच्छा इंडेक्स था। तो अगर ओवरऑल होता यह है कि एक शहर में कुछ इलाके हमारे लाहौर के ऐसे जरूर थे जहां पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत अलार्मिंग था, डेंजरस था, लेकिन ये पूरे लाहौर की बात नहीं थी। कुछ इलाकों में बहुत खुशाइन था लेवल। खुशाइन से मुराद ये था कि उस इंटेंसिटी पे नहीं था जो कि अलार्मिंग होती है। तो वैसे अगर हम बात करें एज ए टोटलिटी में मैं बात करूं तो ये भी कोई खुशाइंद बात नहीं है, और ये हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है, जो कि आबादी में भी बहुत बड़ा मुल्क है, उनको इस चीज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। ये मैं कोई, जैसे ये लोग तासुब में बात करते हैं, मैं उस चक्कर में बिल्कुल बात नहीं कर रही। अगर आप बॉम्बे और इनकी दिल्ली की बात करें तो ये तो नॉर्मल हालात में भी जिनको एक्सपीरियंस हुआ वहां पे जाने का, बहुत डस्टी पोल्यूटेड, तो इनको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये बहुत शो करते हैं कि ये बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो इन्हें अपने लोगों की और अपने, देखें इनके शर से हम भी महफूज नहीं है। हवाओं पे हम कैसे बॉर्डर लगाएं, लेकिन हमेशा जब भी वहां पे फसलें जलाई जाती है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमें पड़ता है जब हवाओं का रुख इस तरफ होता है। तो इनको चाहिए कि सीरियस मेजर्स लें और इसको बहुत सीरियस नोट पे देखें। सही, एक और चीज बना दें, इतना क्या सोचने की जरूरत है। दीवारें चीन भी हवाओं को कहाँ रोकेगी? हवाओं शिफा काश दीवारें चीन से भी काम चल जाता है, लेकिन इसमें आप जोन सी मर्जी दीवार बनाए, यू कांट कंट्रोल। इसीलिए दुनिया को कोई दीवारें चैन बनाए जिससे हमें कोई चैन मिले, यही हो सकता है। अच्छा, एक और खबर थी कुछ दिन पहले की, वो ये कि जो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं पंजाब में बहुत सारे, वो भी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, जो गवर्नमेंट का, ये मैं बड़े वैसे सच बोलूंगी, मैं इसमें पर्दादारी नहीं करूंगी कि जो मेंटेनेंस है ना गवर्नमेंट के जितने भी इक्विपमेंट, हर डिपार्टमेंट की आप देखो, हमारी वो कभी भी इस मुल्क का अलमिया ये है कि अब तो दमाक नहीं रही। जब जरूरत पड़ती है तो पता चलता है कि आधी 30% 40% चीजें उनकी फंक्शनिंग ठीक नहीं है, उनमें फॉल्ट्स हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरास का पिछले दिनों बहुत इशू उठा, फिर शुक्र खुदा का कि वो हमारे सेफ सिटी ने उनको ठीक कर लिया। आप ये देखो कि इस मुल्क में, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती जो रही कि जो मेंटेनेंस का काम वो भी प्रॉपर नहीं हुआ। लेकिन अब तो फिर हालात बहुत बेहतर है। इक्का दुक्का चीजों के अंदर अवैस वो रहता ही है, लेकिन मैं ये बहुत सवालिया निशान है एफिशिएंसी के ऊपर कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर की मेंटेनेंस देखो, आप हॉस्पिटल्स उठा लो, आप रेलवे का निजाम देख लो, आप प्राइवेट एयरलाइन और पीआईए का हाल देख लो, तो कितना कि हमारी तो एक जमाना था कि हमारी एयरलाइन चूहों के बारे में बड़ी मशहूर थी। तो मैं तो एक दफा मैंने, हमारी असेंबलियां चूहों के बारे में मशहूर रही हैं जी। तो इसलिए ये तो क्वालिटी के ऊपर अब हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, सुस्ती, नलायकी, निकम्मापन, तो उसमें उसको काफी हद तक हम पनिशमेंट्स भी देते हैं, कवर भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं ये रहता ही है। याद रखो कि मिजाज चेंज होने में थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगता है, हमें रेजिस्टेंस इन चीजों में भी छोटी मोटी फेस करनी पड़ती है, लेकिन अभी इस वक्त तो चीजें ठीक हैं। लेकिन ये जब खबर बनती है, जब पता चलता है, उससे पहले इनको नहीं पता था कि ये ठीक होना चाहिए। तो ये महकमाना प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए, मैं डिनाई नहीं करूंगी, ये रहती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और पंजाब में इस मौके सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा बात करते हैं तालीम की। तालीम ही वो हथियार है जिसकी बदौलत दुनिया को तब्दील किया जा सकता है। और जब मैं कुछ दिन पहले गवादर गया था तो वहाँ पर कुछ काफ़ी ज़ाहिर मेरा जो है वो काफ़ी दिन नहीं होता है ना, मैं काफ़ी दिनों के बाद कहीं कहीं जाता हूँ और आप कुछ दिनों बाद कहीं कहीं जाती हैं, तो हमें कहने दीजिए कि कुछ कोविड के भरपूर 2 सालों में आपके सामने रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप अपना पिछले गुज़िश्ता चंद महीनों का आप अपना सफरनामा लिखेंगी ना तो 4 वॉल्यूम बनेंगे कम से कम। वो तो दिखाऊंगी, लिखूंगी नहीं। बिल्कुल, उनके अगर लिखना भी चाहें तो 4 वॉल्यूम बन जाएंगे। ये तो आप फिर लिखेंगे? हाँ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट मैं ले लूँ। सही बात है। और क्या, मेरे पास तो टाइम नहीं होता ना, मैं अगले सफरनामों पे निकल जाऊंगी तो पिछला कौन लिखेगा? तो अवैस को नाजरीन हम सर्विसेज हायर करेंगे। जब 10 सफ़र आपके मुकम्मल होंगे उनका एक सफ़रनामा मैं लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं उन 10 के जो सफ़रनामों को लिखने के बाद कुछ पैसे जमा करके एक सफ़र पे निकल जाऊंगा, यूँ होगा शायद। लेकिन जो मेरा सफ़र था वो बड़ा अहम था इस हवाले से, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक जगह देखी तालीम के हवाले से, जहाँ पर बात हुई कि किसी भी स्कूल को ट्रांसफॉर्म करना जो है वो बड़ा अहम होता है। हमारे यहाँ पे स्कूलों की जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर गवर्नमेंट स्कूलों की, वो हम सब जानते हैं। 1955 से आज तक जो स्कूल बना था ना 55 में, वो आज तक वैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही है। तो अब उन स्कूलों को तब्दील करने के लिए छोटे छोटे जो मेजर्स हैं वो लेने पड़ते हैं। गवादर में एक स्कूल में क्या किया गया था और कैसे उससे उस स्कूल का नक्शा भी तब्दील हुआ, और जो वहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती थी, ख़ासतौर पर लड़कियों की तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो उनमें क्या फ़र्क आया, ये देखते हैं। गवादर के तरक्याती कामों में जिन डोमेन्स पर काम हो रहा है उसमें तालीम भी है, सेहत भी है, खेल भी है और तिजारत भी है। और इस वक्त मैं एक बड़े ख़ास प्रोजेक्ट पर मौजूद हूँ और ये प्रोजेक्ट क्या है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन ये जो बताने वाले शख्स होंगे ये हैं DC गवादर जनाब अब्दुल कबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है, तालीम से इसका ताल्लुक़ है, इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री क्या है, इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंट क्या है? देखिए, ये एक बिल्डिंग हमारे गवादर शहर के अंदर गर्ल्स कॉलेज के बिल्कुल साथ लाइब्रेरी के लिए बनी थी और काफ़ी सालों से अबेंडन पड़ी हुई थी। जब हमने इसका विज़िट किया तो हमें पता चला कि बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है बट यूटिलाइज़ नहीं हो रही, तो इसलिए हमने अपनी रिसोर्सेज से इसको सारा फर्निश किया। इसके हमने बुक शेल्फ सारे बनवाए और जैसा कि आपको अभी इसके बाद हम दिखाते भी है कि इसके अंदर हमने एक चिल्ड्रन रूम भी रखा है। और इसको यूटिलाइज़ इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी लोकेशन से हमको फ़ायदा होगा बिकॉज़ ये गर्ल्स कॉलेज के बिल्कुल एडजेसेंट है। दिन में इंशाल्लाह इसमें गर्ल्स कॉलेज की बच्चियाँ पढ़ेगी और शाम के लिए बाकियों के लिए ये ओपन होगी। तो ये कितने अरसे से ये बिल्डिंग अनयूटिलाइज पड़ी हुई थी? ये 2012 में ये प्रोजेक्ट बना था, तो उसके बाद से ये बिल्डिंग जो है ना अबेंडेंट थी। तो इसमें हमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी, जैसे कि आपको मैं अंदर दिखाता भी हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की और इसको फंक्शनल कर दिया है गवादर की आवाम के लिए। और इस बिल्डिंग के अंदर अब आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं और उसके बाद उसका जो रिस्पांस है वो क्या आया है, ख़ासतौर पर क्योंकि जब हम बच्चियों की तालीम की बात करते हैं? देखिए, गवादर में टैलेंट तो आपने अपने विज़िट में देख लिया होगा और ख़ासकर इनकी जो मोहब्बत है तालीम की तरफ वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोगों में एक स्पेशल एक अर्ज है तालीम की तरफ, तो इसका रिस्पांस हमें बहुत अच्छा आया, ख़ासकर फ़ीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से। और मेल स्टूडेंट्स भी ज़ाहिर सी बात है पार्ट है इस हमारी सोसाइटी का, बट फ़ीमेल्स इसलिए मैं ज़्यादा उन पे फोकस करूँगा बिकॉज इसकी लोकेशन बिल्कुल गर्ल्स कॉलेज के साथ है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक लाइब्रेरी बन चुकी है, एक इसके अंदर चिल्ड्रंस रूम बन चुका है, और इसके अलावा देखिए इसके अंदर फ़िलहाल हमने लाइब्रेरी, चिल्ड्रन रूम और ऊपर स्टडी के लिए इनके लिए हमने सेपरेट पोर्शन बनाया है। इसके साथ साथ सेकंड फेज़ में अब हमने इसको डिजिटाइज़ करना है कंप्यूटर्स के साथ, ताकि हमारी बुक्स आहिस्ता आहिस्ता ई बुक्स की तरफ हम शिफ्ट होते रहें। सही, तो बस फिर हमें अगर विज़िट करवाएं। जी बिल्कुल, आइए प्लीज़। शाह इरफान साहब जो कि कमिश्नर हैं मकरान के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइए क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है और ख़ासतौर पर इस प्रोजेक्ट के हवाले से? एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हेयर। आज तो मैं आपको इस पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा। ये लाइब्रेरी काफ़ी अर्सा पहले एक बिल्डिंग बनी थी, लेकिन चूँकि लाइब्रेरी जब तक इसमें बुक्स ना हों और बाकी चीज़ें ना हों तो लाइब्रेरी नहीं थी। तो आई वुड अप्रिशिएट डिप्टी कमिश्नर गवादर एंड हिज टीम, इन्होंने इसको टेक ओवर किया और विद इन नो टाइम जो है इसमें माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बुक्स आ गई हैं, फर्निश्ड हो गई है और नेक्स्ट स्टेप जो है इसको डिजिटाइज़ करने का है। इसमें इंशाल्लाह कंप्यूटराइज्ड कर देंगे इसको, जिसमें ई बुक्स भी अवेलेबल होंगी
और ये चूँकि गर्ल्स कॉलेज के प्रेमिसेस में है, तो हमारी जो बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ़ीमेल और ख़ासकर टीचर्स, उनके लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी, बुक रीडिंग की हैबिट्स होंगी और उनकी स्टडी में भी उनको हेल्प करेगा। और इसके एडजेसेंट एक डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं फुटसाल भी बनवा रहे हैं और उसके भी तकरीबन कोई विद इन फोर्टनाइट 15 दिन में वो भी फंक्शनल हो जाएगा। तो हेल्दी एक्टिविटी होगी वहाँ पर, एक्सरसाइज और यहाँ पर बुक रीडिंग, तो इट इज़ अ ग्रेट गिफ्ट। और फर्दर डिटेल्स जो हैं डीसी साहब बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या किया। सर, जो बात अभी हमें बताई गई कि फुटसॉल भी है, तो वो ज़रा हमें नज़ारा भी करवा दें कहाँ पर है और क्या है सिलसिला। जी बिल्कुल, ये हमारी है गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग। दिस इज़ द प्रीमिसेस ऑफ गर्ल्स कॉलेज। ये फुटसल हम बना रहे हैं एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स, गेटेड है, ऑल प्रोटेक्टेड। इसकी जितनी इक्विपमेंट है वो आ चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसका एस्ट्रोट्रफ और बाकी इसकी जो बाउंड्री है वो आ चुकी है। विद इन अ वीक इंशाल्लाह ये फंक्शनल हो जाएगा और इंशाल्लाह इसमें जो नीचे आपको बच्चियाँ गर्ल्स कॉलेज की नज़र आएंगी वो इसमें इंशाल्लाह 10 दिन बाद आपको खिलते हुए नज़र आएगी। पोटेंशियल बड़ा है बिल्कुल। यहाँ इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता चलूँ कि हमारी जो गर्ल्स कॉलेज की बच्चियाँ थी, इन्होंने अभी जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक नेशनल वुमेन क्रिकेट कंपटीशन करवाया, उसके अंदर 2 हमारी बच्चियों ने बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। हमारी बच्चियों ने जो पेंटिंग्स की थी, ये डिफरेंट इनकी हाथ से बनी हुई पेंटिंग है। इससे पहले हमने एक इवेंट करवाया था समर कैंप के नाम से। 4 रोज़ा हमने कैंप चलाया था जिसमें हमने गर्ल्स कॉलेज की बच्चियों के लिए एक्टिविटीज़ रखी थी डिफरेंट। उन 4 दिनों में ये जो आपको पेंटिंग्स नज़र आई है, ये इनकी एक दिन की एक्टिविटी है जिसमें हाथ से इन्होंने बनाई। और सरप्राइजिंग बात ये है कि इनमें से हार्डली किसी बच्ची ने आर्ट्स का या कोई कोर्स किया है। तो विदाउट कोर्स दे हैव सच टैलेंट। इंशाल्लाह इसी टैलेंट को हम नर्चर करेंगे। दिस इज़ द टैलेंट बिल्कुल माशाल्लाह। देखिए, आप देख सकते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग और उसके, तो ये उनका इंक्लिनेशन है। तो लाइब्रेरी इनके लिए एक ब्लेसिंग है, इनके लिए पढ़ने की जगह और जस्ट एडजस्टिंग टू डू विद देयर कॉलेज एंड स्कूल। मैडम, थोड़ा सा बताएं कि क्या सूरत हाल यहाँ पर पहले थी और अब जो है वो जो चीज़ें बन गई हैं उससे क्या फ़ायदा होगा? सर, ये जब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आए थे तो ये बॉयज़ कॉलेज में इवनिंग टाइम में गर्ल्स क्लासेस होते थे। तो सर, तो 2016 से हम लोगों ने डिमांड की थी अलग सेपरेट बिल्डिंग की। तो 2016 में हमें 3 महीने के अंदर ही सेपरेट बिल्डिंग मिल गई, वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दी बिल्डिंग संगार हाउसिंग स्कीम की वजह से। तो सर, इसकी वजह से हमारे बच्चियों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चियाँ आती हैं तो बच्चियाँ फ्रेश भी होती हैं और कॉलेज में लाइब्रेरी भी मौजूद है, वो भी हमें। इस वक्त कितनी बच्चियाँ होंगी यहाँ? सर, हमारी तकरीबन अभी स्ट्रेंथ 1300 से ऊपर है। माशाल्लाह, 1300 बच्चियाँ, और ये तमाम लेवल्स में? जी हाँ, फर्स्ट सर अभी 3rd ईयर के एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन 1300 से अभी ऊपर है हमारी एडमिशन। सर, अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन एडमिशन 417 हमारी हुई है। और सर, इसके अलावा हमारी ये कॉलेज से कितने यानी स्टूडेंट्स BM या मेडिकल कॉलेज में चले गए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, और कितनी सारी बच्चियाँ लाहौर यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं और कराची में भी पढ़ रहे हैं। यानी बहुत बड़ी तब्दीली आई है सेपरेट बिल्डिंग से। और ये अभी लाइब्रेरी के लिए भी आप लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारी बच्चियाँ इंशाल्लाह आएंगी पढ़ने के लिए। स्कूल में जिन स्टूडेंट्स ने ये बैच पहने हुए होते हैं उनका अपना एक लेवल होता है और उनसे बाकी स्टूडेंट्स ज़रा घबरा भी रहे होते हैं। इस वक्त हमारे साथ ये 4 स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि इस स्कूल के जो क्लब बने हुए हैं उसकी ये प्रेसिडेंट हैं, ये हैं सेक्रेटरी ट्रेजर, वो ख़जाना संभालती हैं, सारी दौलत इनके पास होती है। उसके बाद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं और ये भी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं। इनसे ज़रा पूछते हैं कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। प्रेसिडेंट साहबा, क्या नाम है आपका? लकी अब्दुल सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आपका जो क्लब है वो काम कर रहा होता है? सर, हमारी ड्यूटी ये होती है कि हम जो है अपने स्कूल के वो तमाम जो काम होते हैं, मसलन हमारा जो सेक्रेटरी डिसिप्लिन होता है उसका काम यह होता है कि स्कूल के तमाम काम को देखना होता है। और मेरी काम ये होती है कि प्रेसिडेंट का कि मैं तमाम सेक्रेटरी चैम्पियन क्लब के मेंबर्स की निगरानी करती हूँ। और सेक्रेटरी स्पोर्ट का काम ये होता है कि वो हर वीक बच्चों को जो है वो करवाता है, स्पोर्ट करवाते हैं। और जो है सेक्रेटरी क्लीनर्स का काम ये होता है कि वो जो है हमारे 13 अक्टूबर को अभी जो हमारा एंड वॉश डे था उसने बच्चों को एंड वॉश करवाया था। और यही बहुत से काम हमारे होते हैं। तो इसके अलावा कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी आप लोग कर रहे हैं यहाँ के बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वो क्या है?
जी सर बिल्कुल, हमारे जो सेक्रेटरी ट्रेजर हैं, बताओ फरसाना। हम हर महीने जो अपने चैम्पियन क्लब के मेंबर्स होते हैं उनसे चंदा लेते हैं और हमारी इंचार्ज जो मिस मागन जी वो भी हमें देते हैं और हम इन्हें अपने पास जमा करते हैं। हर महीने जब वो हम अपना ट्रेजर बुक्स खोलते हैं तो हम बच्चों के लिए चीज़ें लेते हैं। इसमें हमारे पास पिक्चर्स भी हैं। हम पैसे जमा करते हैं और उनके लिए नोट्स बुक लेते हैं और बैग्स लेते हैं, शूज़ लेते हैं। और सर इस महीने हमने जो है ये प्लान किया कि हम जो है नीडी बच्चों के लिए शूज़ वगैरह भी खरीदें। उनके लिए जो है वो बहुत से गरीब बच्चे इस तरह होते हैं जिनके पास। तो आगे आपका क्या इरादा है? क्या प्रेसिडेंट बनने का इरादा है मुल्क का? जी सर, जो अल्लाह पाक को मंजूर हो इंशाल्लाह। लेकिन आपका इरादा क्या है? सर मेरा इरादा ये है कि मैं डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह। और आपका? मेरा भी यही है, डॉक्टर। सही। और आपका क्या इरादा है? आप लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे क्या? नहीं, हम डॉक्टर बनेंगे। आप लोग खुद कितना स्पोर्ट्स खेलते हैं? सर आर्मी से बच्चों को स्पोर्ट करवाते हैं तो फिर उस दौरान हम भी चैंपियन क्लब खेलते हैं। बहुत सारी स्टूडेंट्स से हमारी मुलाकात करवाई गई और बताया गया कि यहाँ की बड़ी टॉप स्टूडेंट्स हैं। ऐसी एक स्टूडेंट के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कुरतुलैन, ये बताइए क्या पढ़ रही हैं इस वक्त आप? जी मैं किताब पढ़ रही हूँ, ये देखें, खुश्क चश्मे के किनारे नासिर काज़मी ने लिखी है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आप किस लेवल में हो, क्या पढ़ रही हो, आगे क्या इरादा है आपका? जी सबसे पहले तो मैं खुद का इंट्रोडक्शन करती हूँ। मेरा नाम कुरतुलैन हमीर रमज़ा है और अभी जो है मैं रिसेंटली सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मैं जो है ये बताना चाहती हूँ कि गवादर के जो यानी कि स्टूडेंट्स है वो बेहद मल्टी टैलेंटेड है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो जो है मुझे बहुत सारी चीज़ों का इंटरेस्ट है। अगर मैं मिसाल दूँ, क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत इंटरेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। और उसके बाद मुझे फ़ोटोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉपर स्टूडेंट में हूँ। पढ़ाई का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जो है अभी हम जो अपने सराउंडिंग में देखें तो हमें जो है हर लिहाज से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, एजुकेशन के हवाले से हो या कोई स्पोर्ट के हवाले से हो। अभी देखो लाइब्रेरी भी बन रही है जो हमारे एजुकेशन के लिए निहायत मुफीद है। तो जो है ये अभी इंशाल्लाह वेरी सून जो है हमें इंटरनेशनली भी यानी कि रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा। तो आपका आगे क्या इरादा है? क्रिकेट में आपने बताया आपका इंटरेस्ट है, क्रिकेटर बनने का इरादा है क्या? नहीं, बेसिकली वो तो मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है, मुझे बहुत मतलब ज़्यादा पसंद है। तो आगे जो मेरा इरादा है वो जो है आर्मी ज्वाइन करने का, क्योंकि मुझे मिलिट्री से बेहद मोहब्बत है। क्यों तो मैं जो है बेसिकली मुझे दूसरों की हेल्प करने का यानी कि दूसरों के साथ अच्छा डीलिंग्स करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने यही जो है अपनी मतलब माइंड सेट बना लिया कि मैंने जो है आगे आर्मी ज्वाइन करनी है, वहाँ पर इंशाल्लाह कैप्टन बनना है वेरी सून। कौन सी किताब पढ़ रही हैं? मैं बेसिक ड्रिफ्ट की किताब पढ़ रही हूँ। अच्छा सर अहमद रफ़ीक अख्तर हैं। ओके, तो ये बताइए कि आप कौन से लेवल में हैं और क्या पढ़ रही हैं और आगे क्या इरादे हैं? मैं ADS फ्री इंजीनियरिंग में हूँ, आगे सिविल इंजीनियरिंग का इरादा है, इंशाल्लाह बनूँगी। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जब लाइब्रेरी नहीं थी पहले तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, और अब जब लाइब्रेरी बन गई है तो अब आप लोगों को कितना ज़्यादा मौका मिलता है यहाँ पर आकर किताबें पढ़ने का और वक्त गुजारने का? बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, क्योंकि जब लाइब्रेरी नहीं थी जिसकी वजह से हमें नॉलेज वगैरह नहीं मिलते थे, क्योंकि बुक पढ़ने से नॉलेज में इजाफ़ा होता है, इंक्रीज़ होता है नॉलेज। हमें बुक पढ़नी चाहिए फ्री वक्त में ना। बुक पढ़ने का बहुत से फ़ायदे हैं जिससे हमारे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। जब हमारे पास बुक वगैरह नहीं थे, लाइब्रेरी नहीं था, तो बहुत मुश्किलें पेश आती थी। अब माशाल्लाह से बहुत सी सहूलतें हैं बुक पढ़ने से। स्पोर्ट्स की शौकीन बहुत सारी बच्चियां हमें यहाँ पर मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सम्मी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपका किस स्पोर्ट्स का ज़्यादा शौक है? क्रिकेट में। क्रिकेट का? क्रिकेट में आपकी क्या बैटिंग ज़्यादा करती हैं, बॉलिंग ज़्यादा करती हैं? बैट्समैन हूँ क्रिकेट में। बैट्समैन नहीं होंगी ना आप, बैट्सवुमेन होंगी आप। बैट्सवुमेन हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो कौन सी पोजीशन पर जाती हैं? ओपनिंग या ओपनिंग में जाती हूँ। अरे वाह, बेहतरीन। हमने इधर ग्वादर स्टेडियम में भी खेला है, तो मैं वुमेन ऑफ द मैच हो गई। तो सर अतर साहब ने कहा था कि आप क्या चाहते हो, तो मैंने कहा मैं टूर। तो उसने कहा चलो सही है, मैं आप लोगों को क्वेटा की टूर देती हूँ। तो उसने हमें क्वेटा की टूर दी। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि आपका आगे क्या इरादा है? क्रिकेट को ही खेलेंगी आगे फ्यूचर में? हाँ, मैं क्रिकेट को ही खेलूँगी। टीम में जाने का इरादा है? हाँ, बिल्कुल इरादा है। ये बताओ, अभी जो हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है
उसके बारे में क्या कहोगी? अल्लाह, मैं कहूँगी कि अल्लाह करे कि वो जीत जाए, क्योंकि वो हमारे मुल्क का टीम जो है, मैं उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ। बाबर आजम है, मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ। उससे मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपनी आंखों से देख लूँ, वो गवादर स्टेडियम में आए और हम उसे देख लें। अरे बाबर आजम, जब वर्ल्ड कप जीतना है और फिर गवादर स्टेडियम आना है और समीम से मिलना है, ये तय हो गया, ठीक है? आसमा हमारे साथ मौजूद है और उनको शायरी का बड़ा शौक है। आसमा, कोई शेर तो सुनाओ। इदूद मैं नहिंत गोशाना सरा मकन, इदूद मैं नहिंत गोशाना सरा मकन, चोअम नहिंत के मैं गिंदगा देमावती बेगे। अब सबने वाह वाह कर दिया, मुझे पूछना भी है कि इसका मतलब क्या है? हमारे सकाफत में यह है कि हम दुपट्टा पहने रखें। इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह छुपाएं और आगे ना बढ़ें, हमें आगे बढ़ना है। वाह, क्या बात की है इन्होंने। और ये जो तालियां हैं सबकी, ये वाकई ये बता रही हैं कि इन बच्चियों का मुस्तकबिल ये है कि वो आगे बढ़ें, इस मुल्क का भी नाम रोशन करें और सारी दुनिया में तरक्की करें। ज़बरदस्त। तो यही काम हमने करना है कि अपने अपने तौर पर इंडिविजुअली करें, गवर्नमेंट की मदद से करें, प्राइवेट इदारे की मदद से करें, लेकिन काम ज़रूर करें और तालीम के हवाले से काम करें। तालीम आपने किसी भी नेशन को दे दी तो वो मुल्क खुद बन जाता है, उसमें फिर किसी को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी बात पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, किसी भी मुल्क में म्यूजियम्स का होना बड़ा ज़रूरी है और उसकी वजह यह है कि अच्छे म्यूजियम्स आपको तारीख अच्छे तरीके से बताते हैं। आप अगर अपनी बुनियादों से, अपनी तारीख से जुड़े रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली अपने बारे में अगले को बता सकते हैं। अगर तारीख भूल जाएंगे अपनी तो फिर तो कौम ही ना रही। अगर आप तारीख से आगाह नहीं हैं तो फिर आपका मुस्तकबिल तारीख, और ख़ास तौर पर अपनी तारीख से। बिल्कुल, अपनी तारीख तो सबको मालूम होनी चाहिए, अपनी बुनियादें सबको मालूम होनी चाहिए। तो मैंने और अवैस ने ये फैसला किया, हम मुख्तलिफ ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ म्यूजियम्स का दौरा करते हैं, जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं। कभी खुद हम भी इल्म ले रहे होते हैं, एनलाइटन कर रहे होते हैं अपने आप को, आप लोगों को भी विजिट कराते हैं। इस दफा जो हमने म्यूजियम सिलेक्ट किया वो था जी इस्लामाबाद म्यूजियम, लेकिन वहां हम खुद नहीं गए। हाँ। हम किसी से मिलने गए थे। वो शख्सियत बहुत इंटरेस्टेड थी पाकिस्तान की गंधारा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो शख्सियत हमें उस म्यूजियम में ले गई। हमारा ये प्लान नहीं था। और वो शख्सियत कौन है ये भी बता देते हैं, बता दें, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम बात कर रहे होते हैं अपने हमारे मुल्क में बहुत सारे दूसरे ममालिक के लोग आए हुए होते हैं, उनमें वो सफ़ीर भी होते हैं जो कि दूसरे ममालिक की तरफ से तैनात होते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर से हम मुलाकात करने के लिए गए और उन्होंने फिर हमें अपने साथ जो एक छोटा सा सफ़र करवाया वो था उस म्यूज़ियम का। तो स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर साहब से मुलाकात का अहवाल भी जानते हैं और उस म्यूज़ियम का अहवाल भी जानते हैं। देखते हैं जी। तो हम मौजूद हैं वैसे कहाँ? हम मौजूद हैं जी स्विट्ज़रलैंड में। कैसे, ये ज़रा आप समझाएं। स्विट्जरलैंड की एम्बेसी में हम मौजूद हैं और हम स्विट्जरलैंड के सफारत खाने में आकर ज़ाहिर है सफ़ीर से मुलाकात करेंगे। तो जब मुलाकात हमारी करनी है और हमारा प्लान ये है कि हम उनसे मुलाकात करें, डिस्कस करें कि पाकिस्तान में वो कब से हैं, पाकिस्तान के हवाले से उनके जज्बात क्या हैं और पाकिस्तान में वो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके मशागिल क्या हैं, पाकिस्तान की कौन सी चीज़ उनको अच्छी लगी, कौन सी चीज़ वो थोड़ा सा हम डिप्लोमेटिक टर्म्स में कहेंगे बदलना चाहेंगे। तो ये हम उनसे मुलाकात करते हैं और वो खड़े हैं हमारे लिए। शिफा और अवैस, गुड मॉर्निंग मिस्टर एम्बेसडर। इस्लामाबाद स्विस सफारत खाने में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये स्विस गाय है, एक लाल रंग की और एक पाकिस्तानी रंग सब्ज रंग की है। That is why red and green. Absolutely. So welcome. तो खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। What are our plans for today, Mr. Ambassador? So हम मेरी रिहाइशगाह पर स्विस कॉफी पियेंगे और कुछ गपशप करेंगे। फिर हम इस्लामाबाद अजायब घर जाएंगे जहां हम आपके वतन की मुख्तलिफ ज़ावियों पर मामूर दिलचस्प तारीख और सकाफत का मुख्तसर तारुफ हासिल करेंगे। Short introduction on the very interesting, diverse history and culture of your land. Absolutely. Thank you. Sounds very interesting.
Pakistan and Switzerland share one. पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड में अहम मुश्तरका अनासिर हैं, जिनमें ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर्स, पानी शामिल हैं। हम भी पाकिस्तान की तरह पानियों की सरजमीन हैं। As Pakistan is the land of the 5 rivers. The 5 rivers, absolutely, yes, Punjab. yes, yes. Yeah. Thank you, Mr. Ambassador, for having us over. Let's start the discussion with your experiences in Pakistan. When did you arrive in Pakistan, and how has this time been? Well, welcome to the Swiss Embassy. I'm very pleased to see you today and to see your... स्विस सफारत खाने में खुशामदीद। आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी I'm in हुई। a very good mood this week for 3 reasons. मैं इस हफ्ते 3 वजूहात की बिना पर बहुत अच्छे मूड में हूँ। पहली ये कि कुछ दिन पहले मेरे बॉस का दौरा बहुत अच्छा रहा। हम वज़ीर ख़ारजा से मिले, कौमी असम्बली के मेंबरान से मिले, सिविल सोसाइटी के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की, स्विस कंपनियों के स्विस नुमाइंदों से भी मुलाकातें की। Civil society and the Swiss representative of Swiss companies. So it was a good opportunity. तो ये पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के आपस के ताल्लुकात का जायजा लेने के लिए एक अच्छा मौका था। Relations. Right. Very pleased. First reason. Second reason is that दूसरी वजह यह है कि कुछ दिन पहले मेरी 4 बेटियों में से एक बेटी के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। Now a grandfather. I am a grandfather for Additional charge with the ambassadorship. For the third time. Wow, great. And third, Switzerland qualified. और तीसरी वजह यह है कि स्विट्जरलैंड ने कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में क्वालिफाई कर लिया है। हमें इस पर बहुत फख्र है। So we are very proud of it, and you find me in a very good shape. So all these reasons call for a celebration. Yes, absolutely. So now I've been here for a year and a half in Pakistan. It was a very. मुझे पाकिस्तान में आए हुए 1.5 बरस हो गया है। ये मेरे लिए एक खुशगवार हैरत अंगेज तजुर्बा था। मैंने नहीं सोचा था कि आपका मुल्क इतना ज़रखेज़, मुख्तलिफ और इतनी ज़बरदस्त तारीख का मालिक होगा। An amazing history, and let's say traveling through from the north to the south. मैंने पाकिस्तान में शुमाल से जुनूब तक सफ़र किया है। मैं मशरिक़ से मगरिब नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान का मगरबी हिस्सा मैंने अभी तक नहीं देखा, जैसे कि बलूचिस्तान। KP, yes. खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी मरतबा गया हूँ। वादी सवात का 3 मरतबा दौरा किया है। You haven't visited Gwadar? To Chitral. Gwadar, not yet. Before coming to Pakistan, what was your impression and what was going on in your mind? I didn't know a lot. मुझे ज़्यादा नहीं मालूम था, लेकिन 90 की दहाई के आखिर में मैं मशरिक़ वस्ता और एशिया का स्विस वज़ारत ख़ारजा की जानिब से डायरेक्टर था। And Asia in the Swiss Foreign Ministry. So I've been dealing also with mainly political affairs. मैं जनूबी एशिया में बुनियादी तौर पर सियासी मामलात देख रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जानता था। South Asia, but I didn't know a lot. Okay. Right. So you have seen with your eyes now, Pakistan is very similar to Switzerland in terms of mountains and water. So how would you compare the two? The geography is much more diverse in your country. आपके मुल्क का जोग्राफिया मुख्तलिफ ज़ावियों पर मुश्तमिल है और कहीं ज़्यादा मुतासिर कुन है। स्विट्ज़रलैंड एक खूबसूरत छोटे मुल्क के तौर पर जाना जाता है, जो कि वो वाकई में है। It is indeed, but Pakistan has a much more impressive. लेकिन पाकिस्तान के पास कहीं ज़्यादा मुतासिर कुन कुदरती वसाइल हैं। मैं सिर्फ पंजाब और सिंध के खित्ते की बात नहीं कर रहा, बल्कि शुमाली इलाका जात का ख़ास तौर पर जिक्र कर रहा हूँ। To Chitral, to Skardu, to Really? Gilgit, Hunza. मैं चित्राल, स्कर्दू, गिलगित, हुंजा, वादी सवात, वादी दीर का दौरा कर चुका हूँ। ये सब बहुत मुतासिर कुन है। महज खूबसूरती नहीं, बल्कि जो पहाड़ आप इर्द गिर्द देखते हैं, Of course, with all the problems related to the climate change. हाँ, वो तमाम मसाइल भी साथ साथ हैं, जो आबो हवा की तब्दीली की वजह से है, जैसे कि तवातर से लैंडस्लाइडिंग का होना, जिसका हमें सामना करना पड़ता है। You will be facing more and more also in these
जो कि हिंदू कुश और हिमालय और कराकोरम रीजन में आपको ज़्यादा सामना करना पड़ता है। Okay. So what are your main activities over here? What exactly is the Swiss embassy doing with Pakistani government? So Switzerland is not स्विट्जरलैंड को कोई अहम सियासी खिलाड़ी के तौर पर नहीं जाना जाता। Yes, we have हमारे न्यूट्रल होने और मेहमान नवाज होने के तौर पर जाना जाता है, जैसे कि जिनेवा में हम अहम बैनुल अक़वामी इदारों के साथ दुनिया भर के मामलात में शामिल हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर माशी पार्टनर के तौर पर जाना जाता है। And when I say economic partner is not so much a trade partner. जब मैं माशी पार्टनर की बात करता हूं तो मेरा मतलब तजारती पार्टनर नहीं है, बल्कि हम एक अहम सरमायाकार हैं। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर की लिस्ट में स्विट्जरलैंड की दर्जा बंदी अच्छी है। बहुत बड़ी कंपनियों के साथ स्विट्जरलैंड का इश्तिराक है। Usual suspects. Okay, what about the CSR activities that the embassy is doing? We came to know that there was some event related to science also. Yes, we have identified science diplomacy as one of. हमने दोनों अतराफ साइंस डिप्लोमेसी को बहुत अहम पाया है। स्विट्जरलैंड का इस्लामाबाद में वो वाहिद सफारत खाना है जो कि दोनों अतराफ के रिसर्चर्स को इकट्ठा करके साइंस पर काम करने की तरगीब दे रहा है। Islamabad teaming together with the foreign ministry to bring researchers together for due to COVID webinars to try to connect the science of our respective countries. We know that you have in Pakistan a lot. पाकिस्तान के पास यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे काबिल लोग हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में नस्ट यूनिवर्सिटी काम कर रही है। For instance, in Islamabad, what NUST is doing, so there is a good potential in this field. And you have Pakistani scientists. आपके पाकिस्तानी साइंसदान यूरोप, स्विट्जरलैंड और मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, जो कि अपना दुनिया भर से हासिल किया गया तजर्बा पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में सिखा रहे हैं। Disseminate their experience and knowledge acquired in Europe with Pakistan universities. Yes. Right. Talking about science and diplomacy, what is the science behind Swiss chocolates? No, why can't we start chocolate diplomacy? Because I see a lot of chocolates over here. There are some chocolates. What is so special about Swiss chocolates? Well, this is related to cows. To these cows? To the cows. To the milk. इसका ताल्लुक गाय से है, दूध से है। दूध वाली चॉकलेट्स 19वीं सदी के आखिर में स्विट्जरलैंड में इजाद की गई थी। Invented in Switzerland in the late 19th century and became a big let's say. ये स्विट्जरलैंड का एक बड़ा ब्रांड बन गई। हमारे मुकाबले में दूसरे चॉकलेट ब्रांड भी आए। But still your name comes on the top. Yes, chocolate, it's for you. Right, thank you. बिल्कुल, ये चॉकलेट आपके लिए है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारी कंपनियों ने SB प्रोडक्ट्स बनाई हैं जो चॉकलेट से ज्यादा कामयाब हैं। Which are even more successful than chocolate. Did you know? क्या आपको पता था कि स्विट्जरलैंड चॉकलेट से ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट करता है? Really? No? Do you know this Nespresso capsules? No. You have never seen that? No. I will. मैं आपको बाद में कॉफी पेश करूंगा। She is a coffee fan. She is a coffee fan. Yes. He has never touched caffeine in his entire life. No. Exactly. Yes. You should. I tried it once, but I didn't like it. It will be good for our exports. Okay. Let's try. But if we talk about you as a person, Swiss chocolates versus Swiss watches. Depends on what you have in your Swiss bank accounts. I have enough watches. मेरे पास यहाँ मेरे घर में काफी घड़ियाँ मौजूद हैं। मैं अगर चाहूँ तो हर रोज बदल बदल कर घड़ी पहन सकता हूँ। I have a good Tissot here. जैसे कि एक बहुत अच्छी घड़ी मेरे पास है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी पाकिस्तान आऊँ तो चॉकलेट्स लेता आऊँ। Time I come back. What type of chocolate do you like? Dark chocolate, milk chocolate, nuts, everything. मुझे हर तरह की चॉकलेट पसंद है। So where do you go in Pakistan? What place to relax? Well, if I want to. अगर मैंने खुद को ज़हनी तौर पर पुरसुकून करना हो तो मैं शुमाली इलाका जात का रुख करूँगा। But now my next trips will be to.
लेकिन मेरे अगले दौरे सियालकोट, पेशावर और सिंध के होंगे, क्योंकि मैं सिंध गया हूँ लेकिन मैं बहुत सारी जगहों पर नहीं गया, जैसे कि मोहनजोदड़ो। Like Mohenjo-daro. This is for January. So you are a history fan actually. Yes, and this is what we are. बिल्कुल, और यही हम अभी देखेंगे। Now. So let's move on. Yeah. Okay. Okay, so we are here at the museum. Yes. So let's have a look. तो आइए इस्लामाबाद म्यूजियम को अंदर से देखते हैं और इनके इकट्ठे किए गए तारीखी नवादरात का नज़ारा करते हैं। Absolutely. What is your favorite part of a museum? Like, is it about the personalities, the leaders, the Mughal emperors, or is it about the land and, you know? It's mainly a tool to better understand. म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ से आप किसी भी मुल्क की तारीख जान सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की तारीख, मुख्तलिफ अदवार की मुख्तलिफ ख़ास चीज़ें, जैसे कि इंडस वैली की तहजीब से लेकर तकसीम हिंद से बाद के अदवार तक। Indus Valley civilization to the post-partition periods. And we start off with Sir Syed Ahmad Khan, the one who played an important role in educating the Muslims of subcontinent. Yes. So here we are, Mr. Dr. Tahir Saeed, the director of this museum. बिल्कुल, इस्लामाबाद म्यूजियम। और हम इनसे ये भी जानेंगे कि इस म्यूजियम की थीम मेनली क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ म्यूजियम्स होते हैं और उनकी डिफरेंट थीम्स होती हैं। ऐसा है कि ये म्यूज़ियम जो है आर्कियोलॉजिकल से जितनी एक्सकवेशंस होती हैं उसमें से जो मटेरियल निकलता है उसको एक सीक्वेंस के तहत और क्रोनोलॉजिकली से हमने इसको यहाँ डेवलप किया हुआ है, क्योंकि ये कैपिटल है, इस्लामाबाद है, और यहाँ ऐसा म्यूज़ियम होना चाहिए जहाँ अपनी मुल्क की तारीख एक तसलसल के साथ जो मौजूद है उसको डिपिक्ट हमने यहाँ किया है। ये जो म्यूज़ियम है इसका स्टार्ट जो है वो कौन से पीरियड से हुआ हुआ है? इसका स्टार्ट जो हमारा हिस्टोरिकल प्री हिस्टोरिक पीरियड जो हमारा है, पैलियोलिथिक पीरियड, ओल्ड स्टोन एज है, जो हमारे पास खुशकिस्मती से अर्लीस्ट जो ऑब्जेक्ट निकला है वो हैंड एक्स है, वो 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। सर, you be our guide. Yes. And let's have a look at this amazing place. I'm very pleased to have this opportunity to share with you. $2 million years old hand axe. It was discovered from the Potwar region. Well, for me, with my European perspective, मेरे यूरोपियन नुक्ता नज़र के मुताबिक मेरे दिल में ऐसी चीज़ों की बहुत इज्जत और तकरीम है, because it shows that this region was really, क्योंकि ये जाहिर करता है कि ये खित्ता हमारे खित्ते से बहुत तरक्की याफ्ता था। in Europe 3000 years BC, so it means 5000 3000 कबल मसीह यानी 5000 साल पहले। इसका मतलब है कि इंडस वैली तहजीब दुनिया की चंद पहली तहजीबों में से एक है। was actually one of the first civilization in the world has developed to produce this, जिन्होंने ये खूबसूरत बर्तन और ज्वेलरी बनाई। हम ये भी कह सकते हैं कि बनी नौ इंसान की तारीख यहाँ शुरू हुई। and in fact one could even say the history of mankind started here. So we can say that your favorite book would be Sapiens. 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 I love that. सेपियंस एक ऐसी किताब है जो सबको पढ़नी चाहिए। Sapiens is the book that everybody should read.
Maybe you should have a look at this king. आपको इसे देखना चाहिए। ये मोहनजोदड़ो के बादशाह हैं। ये 2000 कबले मसीह का एक खूबसूरत नमूना है। About 2000 BC. So now starting here, you have the pieces from the Gandhara culture. यहाँ से आपके पास गंधारा तहजीब की सिकाफत के नवादरात शुरू हो जाते हैं। आपने यकीनन टेक्सला म्यूजियम भी देखा होगा जिसमें खूबसूरत नवादरात मौजूद हैं, लेकिन ये नवादरात बहुत दिलचस्प हैं। इनमें सोने का इस्तेमाल हुआ है। Yes, but these ones are also very interesting. The use of gold. Yes, this is gold plated, and it's actually ball depicted with image of Dionysus, the god of wine. So you the will Greek see god of the wine, Greek god of wine. So it is very rare, and we have displayed here in this museum. What is very interesting to me, I studied old Greek classical education. मैंने पुरानी यूनानी क्लासिकी इल्म को पढ़ा है। ये खास डिजाइन्स यूनानी दौर से काफी ममासलत रखते हैं। Very close to what you could find in the Greek cultural area. Before coming to Pakistan, I didn't know that Buddhism had such a पाकिस्तान आने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि बुद्धिज़्म के इस खित्ते में इतने गहरे असरात हैं। ख़ास तौर पर पेशावर और टेक्सला के दरमियान के इलाके में बहुत ज़्यादा असरात हैं। And now you see a big interest from अब हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म को मानने वाले ममालिक से सियाह यहाँ आ रहे हैं कि वो इस खित्ते की तारीख जान सकें, जो बहुत ज़बरदस्त है। which is very old. डॉक्टर साहब, ये बड़ा खास मुजस्मा लग रहा है। ये कहाँ से हमें मिला है और कहाँ से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है? जी, ये एक बोधिसत्वा का मुजस्मा है। ये एक्चुअली कन्फिस्केशन में हमें मिला है। एक दफ़ा बाहर ये जा रहा था तो एयरपोर्ट स्मगल हो रहा था, क्योंकि हमारी ये एक एक्टिविटीज़ ये भी है कि हम कंट्रोल करें ऑन एग्ज़िट पर और एयरपोर्ट्स पर, सी पोर्ट्स पर या ऑन रोड्स पर कि ऐसी कोई चीज़ जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो मुल्क से बाहर ना जाए। और ये इत्तेफाक से फिर हमने कस्टम की अथॉरिटीज़ और पुलिस हमारे पास जो होती हैं सब कुछ उनके साथ कोऑर्डिनेशन से फिर इसको हमने स्टॉप कर लिया। और ये जा रहा था तो कहाँ जा रहा था? ये अभी देख सकते हैं कि आप ये पहले तो कराची या इंटरनेशनल सिटी चला जाता है, फिर वहाँ से किसी जगह चोरी लेके जाते थे। और अगर ये कहीं जाता है तो इसकी क्या कीमत होती है? ये प्राइसलेस, ऑल कल्चरल हेरिटेज प्राइसलेस, वी कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस इन इसकी लकीर क्या है? ये लकीर जैसे काटा हुआ हो किसी ने इसको। इसमें ऐसा था कि इसको 2 पीस में, क्योंकि बहुत हैवी है, मोर देन 50 टन में भी बहुत ज़्यादा हैवी है ये, और ये शिस्ट स्टोन का है, बहुत हैवी है। और इसको उन्होंने 2 टाइम्स ट्राई की इसको काट के तो लेके जाने की, लेकिन दोनों दफ़ा जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने इसको इंटरप्ट कर लिया। फिर उसको हमने कंजर्व कर दिया इसको, क्योंकि इसकी काफ़ी डैमेज हो चुका था। फिर हमने आपने इसको देखिए हमने स्टोर करके तो इसको यहाँ डिस्प्ले कर दिया है। ये बोधिसत्वा का बहुत खूबसूरत मुजस्मा है जिसमें बुद्धा की अर्ली लाइफ एज ए प्रिंस वो इसको शो किया गया है। इसका जो है इसकी ज्वेलरी है, उसके आप सारी डेकोरेशन रॉयल स्टाइल में जो है बुद्धा नजर आ रहा है। इस पोजीशन में पाकिस्तान के कौन से रीजन से मिला होगा? गंधारा हमारा जो है बेसिकली इसका सेंटर जो है वो पेशावर वैली है। देन इसके अलावा वैसे तो रीजन गंधारा जो है फ्रॉम ईस्ट तो देखें तो आप ये हमारा हज़ारा डिवीज़न है। ईस्ट ऑन द वेस्ट साइड इट इज़ एंड अप टू जलालाबाद अफगानिस्तान, इन द नॉर्थ दीर स्वात and Kohat in the south. So it is about one. We are a bank of about Gandhara Valley civilization. I would like you to stop and have a look at this fantastic door knocker. मैं चाहूँगा आप यहाँ रुकें और ये दरवाजे पर दस्तक देने वाली खूबसूरत चीज़ देखें। मुझे नहीं मालूम दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगेगी, लेकिन दोनों बहुत खूबसूरत हैं। ये वाली सिंध में 8वीं सदी से है। Discovered from Al Mansura site in Sang district Sangar in Sindh area. So these are excavated in 1987 by the Department of Archaeology and Museums during excavation at Mansura site. Mansura site is a second old site Arab which was established by Arabs. अच्छा, और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर जो तहरीर है, ये लिखा हुआ है कि ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला अमीर अब्दुल्ला बिन उमर। तो ये अब्दुल्ला बिन उमर के ज़माने का है और उस पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है और
अमीर अब्दुल्ला बिन उमर के अलावा और कोई अमीर नहीं है। ये उनकी भी जो है वो उस वक्त की जो अथॉरिटी थी उसका इकरार किया गया है इसके अंदर। This is a beautiful piece. ये बहुत खूबसूरत I love this. ये बहुत खूबसूरत है। ये 4 पीस है जो हमें मिले थे और 2 इधर हैं खुशकिस्मती से इस्लामाबाद म्यूजियम में और 2 नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कराची में है। और इनका एक का वजन 50 kg है। 50 kg, ओह माय गॉड, वाह। There are many other things to see, but I think you have a flavor of the. इस म्यूजियम में देखने को बहुत कुछ है। आपके मुल्क में बहुत सारे म्यूजियम हैं, लेकिन ये म्यूजियम मेरे घर के करीब है। In the country, but this one is the closest to my place. And closest to your heart also. And closest to my बिल्कुल heart. मेरे दिल के भी करीब है। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब ज़रा बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोगों को एम्पावर करने के लिए इस्तेमाल होती है और जैसे जैसे लोगों के पास इंटरनेट या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ताकत आती है वैसे वैसे लोगों के मुख्तलिफ काम भी आसान हो जाते हैं। उनके लिए बिजनेस करना आसान हो जाता है, उनके लिए तालीम हासिल करना आसान हो जाता है और बाकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो भी बहुत आसान हो जाते हैं। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फैलाने का काम एक इदारे का है। उस इदारे का नाम है USF, यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम के तहत काम करता है। ये इदारा कैसे लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और कैसे उनकी ज़िंदगियां बदली जा सकती हैं, इस हवाले से क्या काम हो रहा है, हम बात करेंगे। हारिस महमूद साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं USF के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आगाज़ इसी से कर लेते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये लोगों को कैसे एम्पावर करती है। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में आके बात कर सकूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो आपने बात की, तो यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड जो मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक इदारा है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी दूर दराज इलाके हैं पाकिस्तान पे, वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, जिसको कहते हैं हम हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड प्रोवाइड किया जाए, जिससे ये है कि लोग कनेक्ट हो जाते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूर दराज इलाकों में रहते और वहाँ पे उनके पास अगर हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड या कनेक्टिविटी ना हो तो वो ऑब्वियसली अब बहुत सारे लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देती हैं मोबाइल ब्रॉडबैंड से। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों ने अगर पैसे भी ट्रांसफ़र करने हैं तो वो जैज़ कैश और टेलीनॉर के ईजी पैसा से के थ्रू किया जा सकता है। ई-एजुकेशन, ये आपने देखा होगा कि इस पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा लोगों को चैलेंजेस आए, तो कुछ जहाँ टेक्नोलॉजी मतलब मोबाइल इंटरनेट अवेलेबल था या इंटरनेट अवेलेबल था तो वहाँ पे लोगों ने कुछ क्लासेस शुरू की। इसी तरीके से टेली हेल्थ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप टेली हेल्थ भी प्रोवाइड कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में। और बहुत ज़्यादा प्रेशर जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी पे आता है वो थोड़ा सा रुक जाता है। जिस तरह बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है शायद थोड़ी सी कंसल्टेशन की जो कि एक टेली हेल्थ के थ्रू हो जाती है, तो उनको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं और वहीं पे उनका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हॉस्पिटल्स पे भी नहीं पड़ता और जो ज़्यादा क्रिटिकल केसेस होते हैं उनको वो देखा जाता है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल आजकल और इट हैज़ एम्पावर्ड कम्युनिटीज़ एंड यूनिवर्सल सर्विस फंड का भी स्लोगन जो है वो एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ ही है थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब जब हम अपने दूर दराज गाँव देहातों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस फैलाने की बात करते हैं तो वो चैलेंजेस क्या हैं? क्यों अभी तक हमारा एक जो खित्ता है वो उसका एक हिस्सा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड नहीं हो सका है? बिल्कुल। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 60% रूरल एरियाज़ में है
और जितनी भी ये कनेक्टिविटी और ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो कमर्शियल केस देखते हैं कि कहाँ पे कमर्शियली वायबल होता है। सो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऑब्वियसली लोगों की जो इनकम पावर है वो बेहतर है, तो कमर्शियली वायबल। तो रूरल एरियाज़ में इसलिए वो लोग नहीं उन्होंने वहाँ पे जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर, जिसके लिए यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड बनाया गया है। अच्छा। और इसी में ये इस फंड के अंदर ही कंट्रीब्यूशन भी ये टेलकोज लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर्स ही करते हैं, और ये फंड फिर उनको सब्सिडी देता है उन एरियाज़ में जाने के लिए, ताकि उन एरियाज़ को मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ पार्स किया जाए। पहले आपकी बात सही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से फैल रही है, उस हिसाब से रूरल एरियाज़ में उतनी तेज़ी से नहीं फैली गई। लेकिन इन द लास्ट 2 to 3 ईयर्स में आपको ये बता सकता हूँ, नंबर्स के साथ सब्सटेंशिएट कर सकता हूँ कि यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड ने तकरीबन 80 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जब से यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड बनी है, जो कि 2006 से है। सो इन द लास्ट 15 ईयर्स आई वुड से। और सिर्फ पिछले 2.5 साल में अप्रॉक्सीमेटली 35 बिलियन के आउट ऑफ 85, सो तकरीबन 35 to 40% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं रूरल एरियाज़ में। सो अब इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का IT मिनिस्ट्री ऑफ IT का हमारे मिनिस्टर अमीन उल हक साहब का बहुत फोकस है कि रूरल एरियाज़ में हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ और उनको मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ पार किया जाए। तो आप लोगों के फंड ने, अगर हम रीजन्स की बात करें, तो कौन कौन से रीजन्स को आप लोगों ने टैप किया है कि वहाँ पर बुनियादी इंटरनेट सर्विसेज मिल जाए? मिसाल के तौर पे फाटा में नहीं थी, जब कोविड आया तो लोगों को, स्टूडेंट्स को बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे पास नहीं है ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी, नेट बहुत स्लो है। तो आप लोगों ने कौन कौन से पाकिस्तान के रीजन्स को टैप किया? और एक तो मतलब इस चीज़ पर भी आते हैं बिल्कुल, और इसी में मैं ऐड कर दूँ कि बहुत सारे ऐसे भी रीजन्स थे जो कि शहरों वाले रीजन है, लेकिन वहाँ पर भी ये मसाइल पैदा हो गए क्योंकि इंटरनेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई, तो वो स्टूडेंट्स कहने लगे कि जी हमने तो तैयारी नहीं कर पाए, हमारा तो इंटरनेट कभी चल रहा होता है कभी नहीं चल रहा होता, तो फिर शहरों में भी ये मसाइल आ गए। जी पहले आपका जो क्वेश्चन था कि जी के रीजन में आपका, तो यूनिवर्सल सर्विस फंड इस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 70 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जिसमें साउथ बलोचिस्तान, सेंट्रल बलोचिस्तान, जिसमें अगर बात करें गवादर, केच, तुर्बत, पंजगूर, मस्तूंग, बोलान, छलमक्सी, अगर आप KP के साइड पे आ जाएं तो फाटा के एक्स फाटा जिसको हम कहते हैं कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इस टाइम पे काम कर रहे हैं, एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज़ में, जिसको मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है। चित्राल, अपर दीर, लोअर दीर, बुनेर, शांगला। पंजाब में साउथ पंजाब सारा, स्टार्टिंग फ्रॉम मुल्तान से आगे, रहीम यार ख़ान, भावलपुर, भावलनगर, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, उन सब एरियाज़ में। अब वहाँ से अगर हम इंटीरियर सिंध में चले जाते हैं तो जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, थरपारकर, मिठी, हैदराबाद, दादू, उन सब एरियाज़ में। सो इंशाल्लाह वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह अगले इसके रिज़ल्ट जो अब आना शुरू हो गए हैं और बहुत जगह प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होना शुरू हो गए हैं, जिस तरह भावलनगर में, रहीम यार ख़ान में, चित्राल में काफ़ी कवरेज आनी शुरू हो गई है, बलूचिस्तान के गवादर में कवरेज आनी शुरू हो गई है। सो इंशाल्लाह इन अदर 6 to 12 months यू विल सी अ वेरी बहुत ड्रास्टिकली चेंज देखेंगे, कनेक्टिविटी के इश्यूज काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएंगे। सही। अच्छा, और सो ये जो टारगेट्स हैं आप लोगों के वो कितने होते हैं? फॉर इंस्टेंस अगर आपने कहा कि हमने इन रीजन्स पर काम करना है, तो कितने अरसे में वो रीजन जो है वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो जाता है? और ये जो आपने नाम लिए हैं, कब तक हम देखेंगे कि यस? क्योंकि जितने भी एरियाज़ हैं ये हम डिटर्मिन करता है कि फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के जो एरिया हैं और कुछ फाटा, एक्स फाटा के जो एरिया है, वहाँ पे 18 महीने लग जाते हैं, क्योंकि एक तो वो वहाँ पे लॉजिस्टिक्स थोड़े से चैलेंज आ जाते हैं, टेरेन ज़रा डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी आ जाती है, वेदर की कंडीशन भी कोई इतनी फेवरेबल नहीं होती। लेकिन अगर आप इंटीरियर सिंध, सन पंजाब, सेंट्रल पंजाब की बात करें तो वहाँ पे 12 महीने के अंदर प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब हम 4G के दौर से निकल के 5G की तरफ जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी जो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है वो 5G के लिए रेडी है? क्योंकि बात तो हो रही थी कि बस 5G जो है वो हम वी वुड बी वन ऑफ दोज फर्स्ट कंट्रीज़ जो कि 5G को खुशामदीद कहेंगे, उस डायरेक्शन में हम कहाँ पहुँचे? गवर्नमेंट बहुत कमिटेड है कि 5G टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी हो सके आ जाए। आई थिंक जो गवर्नमेंट का प्लान है कि लेट 22 अर्ली 23 में शायद पॉसिबिलिटी हो कि 5G पाकिस्तान में रोल आउट होना शुरू हो जाए। अच्छा, सही है। और उसके आने के बाद हमारा इंटरनेट का सिनेरियो कहाँ आप देखते हैं जाता हुआ, कहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, या कितना हमें एक आम यूज़र को उसका फ़ायदा होगा? उसका एज सच 5G से के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं, क्योंकि 5G शुरू में तो
ऑब्वियसली पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी में आएंगी और उस हिसाब से वहाँ पे उसकी सर्विसेज एप्लीकेशंस पे यूज़ होंगी। लेकिन जो रही आप कनेक्टिविटी की जो बात करिए तो इंशाल्लाह इन अदर 6 to 12 मंथ्स में बहुत सारे एरियाज़ पाक में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बिल्कुल कोई तसव्वुर भी नहीं था कनेक्टिविटी का, वहाँ पे इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। सही। और इन खित्तों में इंटरनेट फराहम करने के अलावा यूएसएफ का क्या काम होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने दिया हुआ हो? बेसिकली तो इंटरनेट प्रोवाइड करना हो तो उसकी बैक होल होती है कि फाइबर से करें या रेडियो के साथ करें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो समझने की ज़रूरत है कि इंटरनेट से आपकी कितनी ज़्यादा एक किस्म की ज़िंदगी में कन्वीनियंस आ जाती है और उससे लोगों के लाइवलीहुड्स किस तरह बेहतर हो जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि हम लोगों ने इंटरनेट प्रोवाइड किया कुछ एरिया बलूचिस्तान में और कुछ सक्खर के एरिया में, इंटीरियर सिंध की बात करूँ तो वहाँ पे लोगों ने उसको पॉजिटिवली कितना अच्छा इस्तेमाल करना है कि अपनी लाइवलीहुड बेहतर करने के लिए। एग्जाम्पल ये है कि जी इंटीरियर सिंध में एक बच्ची ने जब इंटरनेट को देखा कि इसका मोबाइल फ़ोन पे कैसा यूज़ कर सकती, उसने कराची जाके ना एक अपना इंस्टाग्राम का एक पेज बनाया और वहाँ पे जो लोकल डिज़ाइनर्स थे उनसे कपड़े सॉलिसिट करके अपने इंस्टा पेज के थ्रू सक्खर के अपने गाँव में वो सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। सही है। और उससे उसने अपना बिजनेस से बना। इसी तरह चित्राल, जिसमें आपको पता है कि वो वेरी फेमस फॉर कशीदाकारी और अच्छी उसके लिए है, तो वहाँ पे जब इंटरनेट प्रोवाइड आया तो उन्होंने फेसबुक के थ्रू अपनी चीज़ें सेल करना शुरू कर दी पेशावर में, इस्लामाबाद में और वहाँ पे। सो बेसिकली कनेक्टिविटी जो है वो एक्चुअली एम्पावर करती है कि आप उसको अपने आप को किस तरह कन्वीनियंस कर सकते हैं, किस तरह एफिशिएंटली चीज़ें यूज़ करें। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल टेली हेल्थ की हैं कि लोगों ने वो कनेक्ट हुए मेन हॉस्पिटल के साथ, कंसल्टेशन थ्रू कर ली है। बहुत सारे गांव हैं वहाँ से, बहुत सारे यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ से उन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया है मेन हॉस्पिटल के साथ और वहाँ से एडवाइस लेके पेशेंट्स को जो है लुक आफ्टर किया है। बिल्कुल सही। तो ये जो एम्पावरमेंट है ये हम यूँ कह सकते हैं कि एक स्पीडी जो एक प्रोसेस है वो चल रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक एक खित्ता, एक एक गाँव, एक एक ज़िला वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होगा और जिस तरह के फ़वाइद आप बता रहे थे एब्सोल्युटली मज़ीद लोग भी ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हारिस साहब, वक्त दिया आपने और जिस तरीके से आपका इदारा काम कर रहा है हम चाहेंगे कि बाकी जो वो गवर्नमेंट वाले इदारों के हमारे से परसेप्शन भी होता है ना कि ये गवर्नमेंट वाले इदारे जो हैं वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में तो मैं एक बात कहूँगी कि हम कहते हैं ना कि कौन चला रहा है ये सरकारी इदारे, टॉप नॉच क्रीम पाकिस्तान की जो सुपीरियर, जिनको हम CSS ऑफिसर्स कहते हैं, प्रेस्टीजियस तरीन एग्जाम दे के पास करके काबिल तरीन जहन मुल्क के ये इदारे चला रहे हैं, तो फिर फेलियर का मसला तो फिर हुकूमत ना हुई ना, फिर फेलियर का मसला तो और भी चीज़ें हैं जहाँ पर के ये मसाइल आते हैं। सिर्फ हुकूमत को ब्लेम कर देने से ये हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। और फिर वो लोग जो कि प्राइवेट सेक्टर को या बाहर ममालिक से छोड़कर आते हैं पाकिस्तान में और वो काम करना शुरू करते हैं, आपकी मिसाल भी वैसे ही है कि वो भी बाहर से आप आए और फिर आपने जो है वो यहाँ पर काम करना शुरू किया। अब वो चैलेंजेस आपको फील नहीं हुए कुछ? इनिशियली शुरू से होता है जब आप आते हैं, लेकिन जब आपकी कमिटमेंट होती है और आपको सपोर्ट मिल रही होती है तो आपकी आई थिंक मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर का एक अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग उसके डायनामिक्स होते हैं लोग काम करने में प्राइवेट सेक्टर, और फिर एक तरफ आप आ जाते हैं जहाँ पे नमाज ब्रेकें चल रही होती हैं, हर 2 मिनट बाद नमाज ब्रेक आती है, फिर टी ब्रेक आती है, फिर चाय ब्रेक आती है और फिर मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक लगा हुआ होता है। कुछ जगह जरूर होता है, लेकिन जो मेरा एज ए CEO एक ग्रैंड विजन है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो है कि इसको एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और इंस्पिरेशन टू द अदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और एक ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकते या वो डिलीवर नहीं कर सकती, तो आई थिंक मेरा उसमें एक पॉइंट ये है कि अगर उसमें राइट इनेबलर्स आर इन प्लेस तो दे कैन बी एज रोबस्ट एज एनी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। वो इनेबलर्स हो तो वो इनेबलिंग एनएबलर्स हो और अकाउंटेबिलिटी भी हो। हाँ। एक बंदा 8 घंटे की शिफ्ट का गया कि दफ्तर आया है तो वो 8 घंटे पूरा करके जाए भाई। अगर उसने इतनी उसकी ऐसी एफिशिएंट परफॉर्मेंस हो कि वो हर जगह बैठ के वो काम कर रहा हो, अपनी डिलीवरी दे रहा हो, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन कुछ बुनियादी उसूल होते हैं काम करने के, वो मलहूज़े खातिर रख के बाहर की दुनिया में जाके हम सीधे हो जाते हैं, डर खौफ के मारे हम बात कुछ नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाले ने एक ईमेल कर देनी है और बस फिर छुट्टी। बिल्कुल। और यहाँ पे जो है हम कहते हैं देखा जाएगा, कल कर लेंगे यार, चलो इंक्वायरी भी होती है तो होती रहे भाई, हमें क्या। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हारिस साहब, दिया आपने। नाजरीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।